अध्याय 10 देख रहे हैं न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, यानी कि नए साम्राज्य और राज्य। इसमें हम सवाल लेने वाले हैं पूरे चैप्टर के। बहुत सारे नाम आए हैं, बहुत सारे चित्र मैंने यहां पर दिए हैं और हर एक सवाल पे हम लौटेंगे जहां जहां जरूरत होगी और यहां पर डिस्कस करेंगे। पहली बात पूछी गई है, हु कंपोज द प्रशस्ति ऑफ चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन टू। सबसे पहले समझ लीजिए कि चालुक्य और पल्लव दो नाम आएंगे इसमें। ये दोनों बहुत बड़े साम्राज्य थे। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी के गुणगान में, किसी की तारीफ में, किसी के अगर आप मुरीद हैं उसके नाम पे जो चीजें लिखी गई। प्रशस्ति में बड़े बड़े सेंटेंसेस होते थे, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस। जैसे ये सेंटेंस हो गया, ये फिर भी छोटा सेंटेंस है, तो आप इस तरीके से 3-4 मिला दीजिए। उस तरीके से बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे जाते थे अपने राजा या महाराज अधिराज के एजाज में, उनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं आपको पहले पुलकेशिन द्वितीय। ये साहब है पुलकेशिन द्वितीय और इसे लिखा था रवि कीर्ति साहब ने। रवि कीर्ति, ध्यान रहेगा, इनका कई बार नाम आने वाला है, रवि कीर्ति साहब। नेम द प्लेस विच वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य रूलर्स। पहले आप चालुक्य और पल्लव को समझ लीजिए, फिर आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि आगे ऐसे सवाल बहुत आने वाले हैं। देखेंगे आप, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो रीजन है, ये बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये पूरा रीजन किसका है? ये चालुक्य साम्राज्य का है। इनकी राजधानी है ऐहोल, क्योंकि यहां नहीं दी गई है तो मैं यहां दिखा देता हूं। ये ऐहोल इनकी राजधानी है। ध्यान रखिएगा कि ये जो आप शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, ये शेडेड पोर्शन बता रहा है कि यहां से राज होता था। अब यहां पर पल्लव पे आ जाइए। पल्लव में ये जो पीला बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये पल्लव की बाउंड्री है और जो सेंटर रीजन है, कोर रीजन है, यहां पर कांचीपुरम इनकी राजधानी थी, पल्लवाज। थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूं, हर्ष का भी बहुत बार नाम आने वाला है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का इलाका ये है ग्रीन वाला। ठीक, ये पूरा ग्रीन इलाका इनका है। अब चलते हैं अपने सवाल पे। नेम द प्लेस विच वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य। अभी मैंने बता दिया आपको, ऐहोल। ऐहोल राजधानी थी चालुक्य रूलर्स की, चालुक्य शासकों की। अमॉन्ग द गुप्ता रूलर्स द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय। अब इसका उत्तर देखिएगा, चंद्रगुप्त है। इस चैप्टर में, इस डिस्कशन में बात हुई है इन साहब की, जिनका नाम है समुद्रगुप्त। इनका नाम है समुद्रगुप्त। तो इनकी बात हुई है, लेकिन इनके जो दादा थे, इनके फादर के फादर, इनके जो दादा थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त और ये जो समुद्रगुप्त हैं, इन दोनों ने ही महाराज अधिराज की पदवी प्राप्त की, टाइटल प्राप्त किया। महाराज अधिराज का मतलब होता है महाराजाओं के भी महाराजा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप इसका जवाब देंगे चंद्रगुप्ता, जरूर यही देंगे, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पेंच है। ध्यान रहे, चंद्रगुप्ता जो है वन, जिसे हम कहते हैं, वो तो हैं, वो किंग थे, हिंदुस्तान के थे। वो अपना जो एम्पायर था उसको उन्होंने शुरू किया था। गुप्ता एम्पायर या गुप्त साम्राज्य की स्थापना तो इन्होंने की थी, लेकिन ये थे ग्रैंडसन। ये थे किसके? मतलब ग्रैंडसन समझते हैं ना, श्रीगुप्त जो थे इनके दादा थे, उनके ग्रैंडसन थे। लेकिन ये श्रीगुप्त जो है, ये पहले रूलर हुए गुप्ता लाइन के। गुप्ता लाइन के पहले रूलर है श्रीगुप्त, ये श्रीगुप्ता, ध्यान रहेगा। लेकिन गुप्ता डायनेस्टी का अगर हम कहें फाउंडर कौन है, तो हम श्रीगुप्ता का नाम देंगे। ध्यान रहेगा, चैप्टर में आपके दिया हुआ है कि चंद्रगुप्ता जो है उन्हीं ने गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की, लेकिन ऐसा था नहीं, श्रीगुप्त ने शुरू किया था, तो हम श्रीगुप्त देंगे। आप इसमें चंद्रगुप्त तभी देंगे जो पहले माने हुए, पहले जिसे कहेंगे कि सम्मानित या फेमस रूलर हुए, और जिन्होंने एक्चुअल साम्राज्य की स्थापना तो वैसे चंद्रगुप्त ने ही की, लेकिन शुरुआत तो श्रीगुप्त ने ही की थी। Why most of the rulers of the time took the title of महाराजा एंड महाराज अधिराज। अब आप बोलते हैं ना पूजनीय, किसी को पूजनीय बोलते, किसी को परम पूजनीय, किसी को परम पूज्य, 1108 आदरणीय, ऐसे नाम लगाते हैं। उसका नाम क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप उसको, उसका लेवल बढ़ाना चाहते हैं, उसको बताते हैं आप इनसे भी ऊपर है, इनसे भी ऊपर है। तो ये महाराज अधिराज, महाराज, ये सब जो बड़ी बड़ी पदवियां थी, वो अपनी पावर, अपना स्ट्रेंथ, अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभुत्व, अपना एजाज बुलंद करने के लिए ये सब लोग जो थे, वो जितने भी बड़े बड़े राजा जिन्होंने अपने आप अपनी पदवी दे दी, या लोगों ने दे दी, या किसी उनके साथियों ने दे दी, इसलिए होता था ये।
हु चेक हर्षास मार्च इनटू द डेक्कन। पहले मैं कहानी समझाता हूं आपको। हुआ क्या, हुआ ये कि हर्षवर्धन बड़े पावरफुल हो गए, काफी जगह इन्होंने, इनकी बहुत कहानी है किस तरीके से इन्होंने ये मगध और ये बंगाल पे कब्जा किया। फिर ये हुआ कि हर्षवर्धन यहां पर आए। पहले ये थानेसर के, सबसे पहले थानेसर के राजा बने, और ये हर्षवर्धन कोई बड़े बेटे नहीं थे। इनके बड़े भाई और इनके पिता की मृत्यु के बाद ये थानेसर के राजा बने। फिर इनके जो बहनोई थे वो, उनको बंगाल के राजाओं ने कत्ल कर दिया। फिर उन्होंने बंगाल पे और मगध पे कब्जा कर लिया, और फिर ये इतने पावरफुल हो गए कि इधर उधर जाने लगे। तो यहां पर ये आए, चालुक्यों में एंटर किया इन्होंने। लेकिन चालुक्य तो स्मार्ट थे। कौन साहब थे? पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने हर्ष का हर्ष नहीं रहने दिया। ये है कहानी इसकी। तो किसने रोका इनको? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षा वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज। देखिएगा जरा, कन्नौज आ रहा है क्या इसमें? ठीक है, सही हो गया, सही कर दीजिए इसको। यस, हर्षवर्धन, हर्षा नहीं है ये, हर्षवर्धन पूरा नाम है इनका। और ये रूलर थे, यानी शासक थे कन्नौज के। नेम द कन्नौज रूलर हु वाज क्रेडिटेड फॉर परफॉर्मिंग अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस सेवरल टाइम्स। एक ऐसे रूलर का नाम बताइए, शासक का नाम बताइए, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ बहुत ज्यादा बार किया। अब देखिए, होता यह है कि एक चीज बड़ी छुपाई जाती है। अश्वमेध यज्ञ में यह होता था कि एक घोड़े को, एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता था, उसके साथ राजा के लोग रहते थे, लेकिन ये अकेला होता था, ये यहां वहां विचरण करता था। जो राजा इसको रोक लेता था उसको हर्षवर्धन से, अब मैं नाम ही ले लेता हूं, हर्षवर्धन से लड़ाई करनी होती थी। और अगर किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मान लिया जाता था कि हर्षवर्धन के अनुयायी बन गई, या उनको मान लिया कि भाई आप राजा है, अब हमसे लड़ाई मत करो, हम आपकी बात सुनेंगे। ये हो गया। लेकिन एक चीज जो छुपाई जाती है, अश्वमेध यज्ञ में अश्व जो घोड़ा है उसकी बलि दी जाती थी, उसको काटा जाता था। जैसे आज जो हंगामा होता है कि इसको क्यों काट रहे हो, उसको क्यों काट रहे हो, एक जमाने में ये घोड़े को काट दिया जाता था। इसे ही सैक्रिफाइस कहते थे। सैक्रिफाइस मतलब बलि होता है। तो इनाम है हर्षा। इसका नाम आप हर्षा नहीं रखेंगे, आप हर्षवर्धन लिखेंगे पूरा। चंद्रगुप्ता टू लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया अगेंस्ट। ये तो चंद्रगुप्त दो हैं, इन्होंने एक शुरुआत की, एक आर्मी भेजी, या फिर कहें वेस्टर्न इंडिया की तरफ। तो शाकास जो थे वहां पर, ये भी एक साम्राज्य था, ये भी एक रूलर विंग था, उनके खिलाफ। वेस्टर्न इंडिया मतलब ये होता है, देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इस जगह पे भेजी। मैं इसको दिखा देता हूं आपको, यहां की बात कर रहे हैं, इस इलाके की। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जीवनी, बायोग्राफी जो होता है, कोई और अगर आदमी आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में लिखता है, उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। लेकिन अगर आप खुद लिखते हैं अपनी जीवनी तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इनको लिखा था बाणभट्ट ने। बाणभट्ट को दिखाता हूं, ये बाणभट्ट इनके ये साहब है। ये हर्षवर्धन के कोर्ट में, जिसे हम राज दरबार कहते हैं, उसमें एक कवि थे, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी थे। इन साहब ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी। हु वॉज बाणभट्टा। देख लिया आपने, चित्र देख लिया था अभी। बाणभट्टा एक पोएट थे, कवि थे, और ये हर्षवर्धन के कोर्ट में, कोर्ट मतलब राज दरबार की बात कर रहा हूं मैं। द सभा वॉज एन असेंबली ऑफ। अब हमें कई ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, खासतौर पे चालुक्य और पल्लवास में ज्यादा मिले। तो वहां पर हमने देखा कि कुछ सभा होती थी। सभा जैसे आजकल हम एसोसिएशन बना लेते हैं, आजकल हम कमिटीज बना लेते हैं, आजकल हमारे ग्रुप बना लेते हैं, है ना। ये जो ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशन, उस तरीके से वहां सभा हुआ करती थी। तो ये जो सभा होती थी, ये इसमें तीन है। ये इसका उत्तर मैं इस तरीके से दूंगा कि इसमें तीन थी। तो एक सभा जिसका नाम सभा था, वो उन लोगों की कमेटी या उन लोगों का एसोसिएशन था, उन लोगों का ग्रुप था जो कि जमीन लैंड ओनर्स थे, मतलब जमीन उनके पास बहुत थी, लेकिन साथ में वो ब्राह्मण्स भी थे। ब्राह्मण भूस्वामी, ब्राह्मण भूस्वामी, ब्राह्मण लैंड ओनर्स। हाउ डिड दिस सभा फंक्शन। तो एक बहुत बड़ी कमेटी बनती थी, उसमें ये सब कमेटी बना देते थे ऐसे कि भाई ऐसा करो, आप लोग क्या करो, आप जाओ जरा सिंचाई के बारे में देखो, आप लोग जो है वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में बात करो, या वहां देखो, आप जाओ रोड बने ठीक से उसके बारे में देखो, आप जाओ मंदिरों के बारे में देखो,
जैसे 50 लोग हैं तो 10-10-10 में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से सब कमिटीज बनती थी, उप समितियां बनती थी। चाइना इज नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ द टेक्निक ऑफ मेकिंग। अब मैं आपको जो दिखाऊंगा आंसर, उसमें आप कहेंगे हाँ, लेकिन आधे आधे लोग आपके कहेंगे नहीं, क्योंकि इस चैप्टर के हिसाब से वो गलत आंसर है। लेकिन अगर चाइना के बारे में बात करेंगे तो वो सही आंसर है। ठीक, चाइना इज नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ द टेक्निक ऑफ मेकिंग। तो सिल्क बनाने, सिल्क वर्म से, शहतूत के पत्तों पर जो सिल्क वर्म को उपजाया जाता है या उसको एक तरीके से नर्चर किया जाता है, फिर वो अपना ककून बना लेता है। उस ककून से जो निकलता है, जो भी चीज ककून में आती है, उसी को हम रॉ सिल्क कहते हैं। उसे सिल्क बनाने की इन्होंने बहुत पहले इजाद कर ली थी। उसमें तो चाइना तो ग्रेट है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, कोई भी इनके बारे में कुछ भी कहता रहे, मैं मानता हूं चाइना ने जो किया है वो हमारे पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है। कोरोना गलत चीज दे दी, लेकिन बाकी चीज तो अच्छी दी है। खैर, इसके बाद क्या हुआ कि एक और चीज इन्होंने दी, उसे कहते हैं पेपर। पेपर के बगैर तो काम ही नहीं चलता ना, है ना। अच्छा, इसको बनाया था, इसकी जो पद्धति थी वो काई लुन साहब है, काई लुन। उन्होंने पेपर बनाना इजाद किया था लुगदी से। नेम द कैपिटल ऑफ चालुक्यास। ये आंसर हम दे चुके हैं क्या? आइए, चालुक्या की राजधानी क्या हुई? ऐहोल। रवि कृति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन II। ये तो हम शायद पुराने एक सवाल में देख चुके हैं। बिल्कुल सही है, वो पुलकेशिन द्वितीय, रवि कृति ने ही सब कुछ लिखा है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। ये इनके कोर्ट में, राज दरबार में एक बहुत बढ़िया कवि भी थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म जेनेलॉजीज? जेनेलॉजीज में ना एक शब्द आता है जीन। जीन का मतलब होता है जब आप ऑफस्प्रिंग, यानी आप हैं, आप किसी महिला के साथ संभोग करेंगे तो एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी, और किसी ने संभोग किया होगा, किसी महिला पुरुष ने, तो आप आए होंगे। तो आपने किया, फिर ये आए। तो ये जो पता है ना कि कौन इंसिस्टर है, आपके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, या आपका बेटा कौन है, उनका बेटा कौन है, इसी को हम जेनेलॉजीज कहते हैं। लिस्ट ऑफ एंसिस्टर्स या लिस्ट ऑफ सक्सेसर्स। वाई जेनेलॉजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अब आप देखिए, अगर आपको मैं बताऊं कि एक नाम ले लेते हैं, जैसे चंद्रगुप्ता। अब इनके फादर कौन थे? मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्ता वन की अगर मैं बात करूं तो इनके फादर के फादर कौन थे? श्रीगुप्ता, है ना। फिर इस तरीके से आगे फिर और भी लोग आए, समुद्रगुप्ता आए। तो ये जेनेलॉजीज हमें इसी से पता चलती है, हिस्ट्री इससे पता चलती है। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स, है ना। हिस्ट्री कि हम कहते हैं भाई 20 लाख साल पहले ये हुआ, अभी 10,000 साल पहले वो ये हुआ, 4,000 साल पहले ये हुआ, 2,000 साल पहले हुआ, कल ये हुआ। दैट इज हिस्ट्री। जो चीज जो अभी जो सेकंड चल रहा है, ये 18वां सवाल है। जब मैंने 17वां सवाल पढ़ा था तो वो हिस्ट्री हो गई ना, इसलिए। हरिसेन प्रशस्ति रिफर्स टू दी एक्सप्लॉइट्स ऑफ। हरिसेन के बारे में मैंने बताया था, समुद्रगुप्त। चलिए आइए उनको भी देख लेते हैं। ये है समुद्रगुप्त, वीणा बजा रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांग वो थे, राजा थे। ये जो साहब आप देख रहे हैं, ये ही कौन है? हरिसेन, हरिसेना, हरिसेन, ये हरिसेना, तो ये हरिसेना है। समुद्रगुप्त के ये कोर्ट में उसी तरीके से थे। और ये क्या क्या थे? ये महादंड नायक थे, यानी कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर, जैसे आजकल न्यायाधीश होते हैं। साथ में ये जो पीस और वॉर, उसके बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर भी थे यहाँ पर, मतलब इस हिसाब के मंत्री थे इनके राज में, इनके दरबार में। बहुत बड़े आदमी थे ये। हरिसेना क्लासिफाइज द कैंपेन्स ऑफ समुद्रगुप्ता इन हिज प्रशस्ति। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया, समुद्रगुप्ता की तारीफ की, समुद्रगुप्ता ने क्या क्या वॉर लड़े, कहाँ जीते, क्या हुआ, ये सब चीजें उन्होंने, हरिसेन ने अपनी प्रशस्तियों में लंबे लंबे सेंटेंस में बताया है कि समुद्रगुप्त। इसी से तो हमें समुद्रगुप्त जी के बारे में जानकारी मिलती है। नेम एन इंडियन किंग हु वाज नोन एज म्यूजिशियन किंग। संगीतज्ञ राजा कौन हुए? ये नाम देखिएगा, इनका नाम है समुद्रगुप्त। नेम द रूलर हु एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। अब आप देखिए, चाइना यहां पर है। अगर आप थोड़ा सा अगर लॉजिकली भी सोचे तो चालुक्य और पल्लवास ये थोड़ा सा कम इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन ये जो इलाका है एक बहुत करीब है ना चाइना के। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? हर्षवर्धना, राजा हर्षवर्धना। व्हाट वाज उर? अब यहां पर मैंने जो आपको याद है सभा का सवाल था, उसमें मैंने कहा था कि ये
इसकी पूरा डिस्कशन जरूरी है। हुआ ये था कि हमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं पल्लवास के, उनमें इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मतलब होता है अभिलेख, इसमें क्या दिया है, इसमें ये दिया है कि जो सभा है ये उन लोगों की थी जो ब्राह्मण थे, जैसे आजकल तिवारी पांडे जी होते हैं इस तरीके से पाठक, तो ये ब्राह्मण थे, साथ में लैंड ओनर्स थे, मतलब भूस्वामी थे, जमीन थी इनके पास। जो सभा जहां पर लैंड ओनर्स तो हैं लेकिन ब्राह्मण्स नहीं थे वो लोग, तो वो उनकी सभा को कहते थे उर। और एक और आई सभा, उसका नाम था नगरम। ये उनकी सभा थी जो थे मर्चेंट्स यानी ट्रेडर्स यानी व्यापारी गण। तो व्हाट वाज उर? ये विलेज असेंबली थी यानी सभा थी, लेकिन मैंने आपको बताया किसकी थी, उन लैंड ओनर्स की, उन जमीन या के जमींदारों की, उन भूस्वामियों की जो ब्राह्मण नहीं थे। फॉर हुम द टाइटल महाराजा इज यूज फॉर द गुप्ता रिकॉर्ड्स। तो ये तो खैर श्री गुप्ता भी हो गए, घटोत्कच हो गए, इन सबके नाम आते हैं इसमें। नेम द कैपिटल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का कैपिटल क्या है, चलेंगे? पहले मैं बता देता हूं, पाटलिपुत्र पटना। चलते हैं। आप देखिए यहां पर पाटलिपुत्र है, पटना, ये है पाटलिपुत्र पटना, और ये है इनकी राजधानी हुआ करती थी जो पाटलिपुत्र पटना। आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, बल्कि बिहार की तो राजधानी है। What was the main reason for expansion of internal trade during the Gupta period? गुप्ता पीरियड या गुप्त जब शासन चल रहा था उस जमाने में अंदरूनी व्यापार, उसके बढ़ोतरी के, उसके विस्तार के क्या कारण थे? उत्तर है पीस एंड ऑर्डर एन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग गुप्ता रूल। देखें, एक गुप्ता वंश या कहें जब गुप्ता राजवंश चल रहा था तो इंटरनल ट्रेड का मतलब ये होता है कि भाई आप बाहर से ट्रेड ना करो, अंदर ही अंदर ट्रेड करो। तो कोशिश ये रही कि भाई यहां के लोगों को प्रॉस्पर किया जाए, यहां की चीजों को आगे बढ़ाया जाए, आत्मनिर्भर, तो शांति रहे, ऑर्डर रहे, कुछ तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट रहे। ये बेसिकली हमको पता चला है जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और जो भी हमको एविडेंसेस मिले हैं। बोथ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दी गुप्ता पीरियड। बिल्कुल सत्य है, पिछले सवाल से आपको अंदाजा हो गया होगा। हाउ इंटरनल ट्रेड वॉज कैरिड ऑन। अंदरूनी व्यापार कैसे होता था? तो उसमें यह चीज है कि नदी और रोड, तो अगर आप रोड कहें या रिवर कहें, ये रास्ते से जहां से ट्रेड होता था, यानी कि लोग आते जाते थे और मर्चेंडाइजिंग करते थे, ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे। तो यहीं पर अगर एक कर लगा दिया जाए, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जब हम रोड से जाते हैं तो यहां पर आपको एक टोल टैक्स देना होता है, यानी आप हर जगह टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स, वैसे भी इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन हर जगह जाके इस रोड का इस्तेमाल करने के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स पहले लिया वो लोग करते थे और उसी से चीजें चलती थी। हु वॉज द मदर ऑफ द ग्रेटेस्ट गुप्त एम्परर समुद्र गुप्ता। तो इनकी माता जी का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। ये लिच्छवी गण और परिषद मैंने बताए थे आपको याद होगा, तो लिच्छवी गण से संबंधित थी। द अर्ली गुप्ता गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर बेस्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ दी। जो शुरुआती गुप्ता डायनेस्टी में हमको सोने और चांदी के सिक्के मिले, वो किस पे बेस्ड थे, किन कॉइन्स पे बेस्ड थे? वो कुशाणास के कॉइन्स पे बेस्ड थे। कुशाणास वो भी एक एम्पायर है। What did फाशियान नोटिस ड्यूरिंग हिज विजिट इन इंडिया। जब फाशियान साहब आए इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। इन्होंने सारी चीजें, जो भी यात्रा वृत्तांत था, चाइना से यहां से गए और उसके बाद जो जो इन्होंने देखा वो सब इन्होंने दर्ज किया। तो इन्होंने ये देखा कि जो अनटचेबल्स हैं उनकी प्लाइट मतलब होते हैं उनकी दुर्दशा, उनकी हालात, उनकी बहुत ही ये कहें कि पुअर सिचुएशन इन्होंने देखी। और यहां जो हाई और माइटी थे, यानी कहें कि पैसे वाले, रिच कह सकते हैं इनको, रिच पैसे वाले, या वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर थे, आपको याद होगा वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, उसके नीचे आते हैं अति शूद्र जिन्हें हम अनटचेबल्स कहते हैं, यानी कि
अब तो नहीं है, अब तो ये सब चीज़ें हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ख़त्म हो चुकी है। आप किसी को जाति सूचक शब्द से अगर आप कहेंगे तो आप सीधा जेल चले जाएंगे। लेकिन फाशिस्ट जब आया तो उन्होंने देखा कि एक जो इलाका है जहां पर लोग रहते थे, ये बेचारे जो गरीब थे या ये कहें कि अनटचेबल जिनको माना जाता था, वो बिल्कुल घटवाइजेशन बहुत दूर रहते थे मेन बस्ती से, अलग उनकी छोटी सी बस्ती होती थी। जैसे आज आप देखते हैं कि जो एससीज होते हैं, शेड्यूल कास्ट और मुसलमान, जिस तरीके से उनको एकदम कोने में खदेड़ दिया जाता है, गेटवाइज्ड वो रहते हैं, वही हालत उस जमाने में थी। और फिर जब ये लोग आते थे तो इनके हाथ में कोई ना कोई घंटी वगैरह ऐसे कुछ होती थी, ये बजाते थे कि इससे पता चल जाए कि यार ये आ रहे हैं, ये मतलब जो अछूत लोग आ रहे हैं या अपवित्र लोग आ रहे हैं, कहीं हम इनसे छू ना जाए। ये सब व्यवस्थाएं अब खत्म हो गई है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है। हु वॉज फाशियान? फाशियान कौन साहब थे? ये एक चाइना से आए हुए तीर्थयात्री थे। मैंने आपको पहले बताया था कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान जाता है कहाँ? काबा, मक्का, मदीना, यहां जाता है, सऊदी अरब जाता है। तो वो क्यों जाता है? क्योंकि वो एक पवित्र स्थल है मुसलमानों के लिए। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में 4 धाम है, इस 4 धाम की यात्रा करने के लिए केरल का आदमी भी आता है, उड़ीसा का आदमी भी आ रहा है, महाराष्ट्र का आदमी भी आ रहा है। तो ये लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके पवित्र स्थान है। गंगोत्री यहाँ है, गंगा की शुरुआत यहाँ से होती है। यमुनोत्री यहाँ है, यमुना की शुरुआत यहाँ से होती है। तीर्थयात्री। सर्थवाहा वॉज दी टाइटल गिवन टू। अब ये सर्थवाहा क्या है पहले समझ लीजिए। सर्थ यह आया है सारथी से। कहां से आया? सारथी। सारथी क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप आज का एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक टैक्सी में जा रहे हैं तो जो आपकी गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, वो सारथी हो गया, आप पीछे बैठे। तो उस जमाने में जो सारथी हुआ करते थे, होता क्या था कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स का काम क्या था? एक जगह से दूसरी जगह जाना, यहां से सामान लेना, यहां पहुंचाना, और उससे प्रॉफिट कमाना, यहां से लेना कहीं और पहुंचाना और वहां बेचना। तो ये खरीद फरोख्त का काम किया करते थे। तो ये कैरावेंस या कारवां में चलते थे, और इस कारवां में एक आदमी होता था जो इनका सबका लीडर होता था। उसी लीडर को सर्थवाहा की संज्ञा दी गई। इंटरनल ट्रेड वॉज प्रिंसिपली कैरिड बाय दी कैरावेंस। कारवां के थ्रू अंदरूनी व्यापार हुआ करता था। बिल्कुल सत्य है। अगला जो सवाल है वो है व्हाट इज अभिजान शकुंतलम? इसको अभिज्ञान शकुंतलम भी बोलते हैं। तो ये है क्या? इससे 2-4 सवाल रिलेटेड हैं, तो इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। ये एक प्ले है, यानी एक काव्य है, या ये कहें कि नाटक है, और इसको लिखा है कालिदास साहब ने। हिंदुस्तान के शेक्सपियर हैं ये, और इसमें एक कहानी इन्होंने बताई है। थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। एक राजा है जिनका नाम दुष्यंत है, एक उनकी प्रेमिका है जिसका नाम शकुंतला है। तो इनके बीच में दिल बनाने की कोशिश की है मैंने, इनके बीच में प्रेम है। होता यह है कि ये इन्हें एक अंगूठी देते हैं। इनकी अंगूठी खो जाती है, शकुंतला की पानी में गिर जाती है। एक मछुआरे को मिलती है क्योंकि मछली ने इस अंगूठी को खा लिया था। अब ये इनके पास पहुंचते हैं और बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। राजा के जो द्वारपाल हैं और पुलिस वाले उस जमाने में जो रहे होंगे, वो काफी चीजें इनके साथ घटना घटती है। लेकिन फिर राजा को अल्टीमेटली पता चलता है कि मछुआरे ने वो पा लिया है और ये देने आया है इतनी महंगी अंगूठी। तो बहुत खुश होते हैं, इनको इनाम देते हैं, और फिर जो 2 लोगों का मैंने नाम बताया वो इनके साथ चल पड़ते हैं, क्योंकि इनको इनाम मिलता है कि चलो भाई दारू पिलाओ, शराब के लिए उसके साथ निकल पड़ते हैं। तो अभिजान शकुंतलम एक नाटक हो गया। हु वाज गिवन टाइटल महादंड नायका? अब इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको चित्रण जरूर दिखाऊंगा। तो महादंड नायका, इनको देखिएगा जरा, ये जो साहब है ये है हरिसेन। महादंड नायका, महादंड, दंड मतलब कोई गलत काम करता है तो उसको दंड दिया जाता है। नायक मतलब कौन डिसाइड करेगा। महा मतलब सबसे ऊपर, तो महा मतलब हो गया चीफ, दंड मतलब हो गया, और नायक मतलब हो गया या न्याय करने वाला जुडिशियल ऑफिसर मान लीजिए। तो चीफ जुडिशियल ऑफिसर हो गई है। जैसे आज जज होते हैं, आज के जमाने में ये न्यायाधीश होते हैं,
वही थे महादंड नायका। और कौन साहब थे ये? हरिसेन साहब। What was the meaning of संधि विग्रहिका? संधि विग्रहिका, अब इसका मतलब होता है, पहले आपको मैं यहां बता दूं, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो उस समय के राजाओं ने कई सारी चीजें की थी, उसमें एक ये चीज थी कि कोई व्यक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट होता था उसको बहुत सारी पदवी दे दिया जाती थी। जैसे हरिसेन, हरिसेना का मैंने अपने नाम लिया अभी अभी, वो क्या थे? महादंड नायक थे, यानी कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर या जज थे। इसके अलावा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट, या कहें जैसे आजकल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं सरकार में, उसी तरीके से ये एक मिनिस्टर थे, एक मंत्री थे। और किसके मिनिस्टर थे ये? वॉर एंड पीस के। जैसे अभी राजनाथ सिंह है, हमारे राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, उसी तरीके से ये वॉर एंड पीस यानी युद्ध और शांति के मिनिस्टर थे। इसी को संधि विग्रहिका कहते हैं। नेम अ संधि विग्रहिका इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। चलिए अब नाम बताइए, मैंने अभी बताया आपको, इनका नाम क्या है? हरिसेना। हरिसेना, हरिसेन है वैसे, वो ना अंग्रेजी में हमेशा ए लगा देते हैं। हु इज कॉल्ड एज इंडियन शेक्सपियर? शेक्सपियर कौन साहब थे? उत्तर है इनका कालिदास साहब, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था इंडियन शेक्सपियर थे एक कालिदास। हु रोट अभिज्ञान शकुंतलम? आंसर आपको पता है, ये बहुत बहुत ही फेमस प्ले हुआ। इसलिए फेमस हुआ क्योंकि उस जमाने में तो चला ही चला, आज के जमाने में भी इस पे पिक्चरें बनाई गई, इन पे नाटक खेले गए। तो कालिदास ने ये जो प्ले लिखा था इसमें सारी चीजें थी, हंसी मजाक, प्रेम और गुस्सा, चोरी, बहुत सारी चीजें एक साथ उन्होंने दिखाई थी। तो होता यह है कि एक राजा है दुष्यंत राजा, और एक फॉरेस्ट गर्ल है, यानी जंगल में रहने वाली एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिनका नाम है शकुंतला। इनके बीच में प्रेम की कहानी है और बाकी और घटनाएं घटित जो मैंने आपको पहले बताया। हाउ मेनी रूलर्स वेर विद दक्षिणापथा? दक्षिणापथ कहते हैं इसको। हाउ मेनी रूलर्स वर विद दक्षिणापथ? देखिए हुआ यह था कि ये जो था नॉर्थ एरिया था, ये साउथ एरिया था। साउथ मतलब दक्षिण, तो यहां से यहां तक आने का रास्ता इसी को दक्षिणापथ कहते थे। तो यहां पर जो लोग थे, यहां पर जितने रूलर्स हुए उनके बारे में पूछा जा रहा है, उसका उत्तर है 12। कितने? 12 रूलर्स। अगला सवाल बनता है इसी पे कि नेम द गुप्ता रूलर हु कैप्चर्ड द 12 किंग्स ऑफ दक्षिणापथ एंड देन लिबरेटेड हिम। मैं आपको बताऊं यहां पर, तो इसको बड़ा करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखिएगा आप, ये जो है सारे डॉट 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 जो दिख रहे हैं आपको, ये डॉट और भी है इसमें, ये सारे वो थे जिनको यहां गुप्ता रूलर ने कैप्चर कर लिया था इनको, और उसके बाद कहा था कि चलो ओके आपको छोड़ते हैं, आप अपने राज्य में वही राज करिए, और एक तरीके से अधीन हो गए थे उनके। तो इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये समुद्रगुप्ता साहब ने किया था, समुद्रगुप्ता। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग इन द इस्लामिक फेथ? इस्लाम एक बहुत ही खास, बहुत ही पवित्र धर्म है, और सभी धर्मों की भांति इस्लाम में भी एक ही बात कही जाती है कि कोई गलत काम ना करे, अच्छा काम करे, नेक काम करे। इस्लाम के 5 पिलर्स में, इस्लाम के 5 पिलर्स है, इसमें एक है साफ सुथरा होके नमाज पढ़ना। नमाज से एक्सरसाइज हो जाती है, नमाज से ध्यान हो जाता है, मेडिटेशन हो जाता है, बहुत सारी चीज हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज है कि जो भी गरीब है उसको आपको अपनी सैलरी का कम से कम 5 से 10% आपको देना ही देना है, देना ही देना। जो भी आप चाहे 100 रुपए कमा रहे हो, 10 रुपए देना ही देना है जो गरीब है। इस तरीके से इस्लाम इसलिए लोगों ने इसको बड़ा माना और आज भी इसको मानते हैं। तो लोगों ने इसका गलत इंटरप्रिटेशन ले लिया है, पता नहीं क्या जिहाद नाम जोड़ दिया है या ये सब उल्टे सीधे बात इसमें जोड़ दी गई है। क्योंकि देखिए हमेशा कुछ लोग तो बैड एप्पल्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आपके मुस्लिम दोस्त हो तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही बेहतरीन धर्म है, बहुत शानदार। इसमें कहा गया इक्वालिटी, तो जैसे वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी वो नहीं है इसमें। एक ही जगह सब कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ते हैं।
यूनिटी है, सब में बराबरी, सब साथ रहेंगे। और जैसे पंजाबियों में होता है, पंजाबी तो नहीं कहूंगा, सरदारों में होता है, एक सरदार दूसरे सरदार के लिए कुछ भी कर सकता है। जब सरदार आपस में होते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि सरदार धर्म ऐसा है कि आप वो खाना खिलाते हैं, कहीं भी कुछ भी होता है तो वो सीधा पहुंच जाते हैं। कहीं केरल में कुछ हो रहा है तो पहुंच जाते हैं, उत्तराखंड में कुछ हो रहा है तो पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए। तो सरदार, और अगर एक सरदार लड़का खड़ा है तो कोई भी लड़की उसके पास जाके खड़ी हो सकती है, कि उसे पता है कि ये उनकी रक्षा करेगा। इस तरीके से सरदार, या कहें सिख धर्म है, ऐसी मुसलमान है कि भाई मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये बिल्कुल पक्का है। तो ये एक अल्लाह सबसे बड़े भगवान है, सुप्रीम गॉड है, बराबरी की चीज है। ऐसी जो दो चार सीखें मैंने बता दी आपको। द रूलर्स हु वर कंपेयर्ड टू गॉड्स बिलोंग टू, ऐसे रूलर्स जिनकी प्रशस्तियों में, जिनकी जीवनियों में ये कहा गया कि भाई वो भगवान के समान है, ईश्वर तुल्य है। तो वो कौन थे? गुप्ता डायनेस्टी। आपको याद होगा, समुद्रगुप्त के लिए हरिसेन ने कहा था कि ये ईश्वर हैं, ये बहुत बड़े वॉरियर हैं, बहुत अच्छा लड़ाई करते हैं, बहुत वॉर इन्होंने जीते हुए हैं, ये पोएट भी हैं, ये म्यूजिशियन भी हैं, ये वोकलिस्ट भी हैं, और ये ईश्वर तुल्य है, भगवान तुल्य है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रशस्ति? प्रशस्ति शब्द आया है प्रशंसा से, प्रशंसा से, किसी की प्रशंसा करना। तो होता यह था कि जैसे हरिसेन साहब ने समुद्रगुप्त के लिए लंबी 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 ऐसे सेंटेंसेस लिखे, सेंटेंसेस 2-3 ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लिख दी, और यही हमको इंस्क्रिप्शन में मिलता है। अशोक स्तंभ जो मैंने आपको दिखाया था इलाहाबाद के पास, उसमें ये प्रशस्तियां लिखी हुई हैं। तो ये जो प्रशस्तियां हैं, इसका मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि आप उनकी तारीफ में, उनके गुणगान में, उनकी एजाज में कोई चीज लिख रहे हैं। The Prashastis usually provide us information on the genealogy of the kings mentioned in them. तो जो प्रशस्तिस हैं ये आपको बताती हैं, जो भी लिखी गई, जैसे हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्ता साहब थे, इनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, समुद्रगुप्त के बेटे कौन थे, उनके बेटे कौन थे, तो हमें उनके पीछे और आगे के जनरेशंस के बारे में पता चलता था। बिल्कुल सत्य है ये, इसको ट्रू कर दीजिए। What was the number of different kind of rulers described by हरिसेना in his प्रशस्ति? तो इसका उत्तर देखिएगा, मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूं, उत्तर मैंने सामने दिखा दिया क्योंकि इसको ये डिस्कशन मांगता है। चलिए, डिस्कशन ये हो गया। पहला, ये चार तरीके के की पॉलिसीज थी इनकी अलग अलग लोगों के प्रति। तो चार अलग अलग लोग हैं, उनके प्रति चार पॉलिसीज थी। बताता हूं कैसे। पहली चीज तो ये जो ग्रीन इलाका दिख रहा है आपको, यहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी यहां राजा हुए, उनको तो इन्होंने हरा दिया और अपने में मिला लिया। क्लियर? ये जो यहां पर दक्षिणापथ वाले हैं, इनको कैप्चर कर लिया, फिर इनको छोड़ दिया, कहा कि ठीक है भाई, आप अपना राज करिए अपने अपने इलाके में। ये अधीन हो गया एक तरीके से। यहां के जो लोग हैं, जो यहां पिंक देख रहे हैं, चाहे वो आप नेपाल ले लें, चाहे आप वो असम ले लें, या शाकाज ले लें, जो भी है, वो आते थे, इनके सलाम बजाते थे, इनके दरबार में गिफ्ट लेके आते थे, या ये कहें उनको उपहार भेजते थे। उसके बाद ये जो इलाके हैं, यहां वाला इलाका और ये इलाका, ये देख रहे हैं आप, आउटर स्टेट जिसे कहते हैं। अच्छा, मैं इसको नाम बता दूं, ये जो है, इसको आर्यव्रत कहा गया, ये आर्यव्रत है, ठीक। और बाकी तो मैंने नाम बता ही दिया आपको, ये इनर स्टेट, आउटर स्टेट। तो ये आउटर स्टेट जो है, यहां के लोग या यहाँ के राजा, ये इनके साथ एक परस्पर संबंध बनाना चाहते थे, क्योंकि मान चुके थे कि भाई साहब आप तो स्ट्रांग हो। तो ये क्या करते थे, अपनी लड़कियां दे देते थे, इनसे शादी करवा देते थे, लड़कियों की शादी करवा देते थे। तो मैं एक एक करके इनका नाम दोबारा बताता हूं आपको, अब तो आप क्लियर समझ गए। तो एक तो रूलर्स थे आर्यव्रत के, वो कौन से हो गए? वो ये वाले हो गए, ग्रीन, जिनको इन्होंने कैप्चर कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरे हैं रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, ये वाले हो गए। रूलर्स ऑफ इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हो गए आपके? नेपाल, आसाम, ये सब जो इलाके हैं, ये मैंने बताया था, ये सब इनके पास आते थे, गिफ्ट देते थे, उपहार देते थे, एक तरीके से थे, ये कह सकते हैं नतमस्तक थे उनके सामने। और फिर उसके बाद रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरिया, ये जो आउटलाइंग एरियाज है, आउटलाइंग एरिया से इन्होंने अपनी लड़कियां दे दी थी इनको, मतलब शादी कर दी थी। नेम द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स डिस्क्राइब्ड बाय हरिसेना इन हिज प्रशस्ति। तो कितने हैं अभी आप खुद ही बता देंगे। एक, ये एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप और चार टाइप। चार हो गए? चार है इसका उत्तर।
हु गेव अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंग्स आर्मी मूव। अब होता यह था कि जब एक राजा या राजा की सवारी जब आती थी तो बहुत सारे आदमी उनके साथ, अर्दली, सेना, सैनिक, घोड़े, हॉर्स, एलिफेंट्स आते थे। लोग नाचते गाते थे, सत्कार होता था, ये वो सब चीज होती थी। फिर हॉर्स एलिफेंट जब जाते थे, उस गांव से निकलते थे तो उस गांव को तबाह कर देते थे, डस्ट में बदल देते थे, बिल्कुल उजाड़ देते थे, ये कह लीजिए आप। तो इसका बहुत बढ़िया जो चित्रण दिया है वो कौन साहब ने दिया है? इनका नाम शायद हम पहले भी ले चुके हैं। इनका नाम है बाण भट्ट, ध्यान रहेगा, बाण भट्ट। लिख दूं क्या? लिख देते हैं, बाण भट्टा। वेयर इज सिंध लोकेटेड? तो सिंध, सिंध कहां लोकेटेड है? यहां पर आइए, यह पाकिस्तान का इलाका है, यहां यही सिंध है। मतलब जैसे हमारे यहाँ एक राज्य है महाराष्ट्र, हमारे यहाँ राज्य है उत्तर प्रदेश, ऐसी वहां का भी एक राज्य है सिंध। कहां पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान लिख दीजिए इसका। नेम एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ऑफ द 5th सेंचुरी एडी। कौन साहब है ये? बहुत जबरदस्त नाम है इनका, हर जगह नाम आता है इनका। इनको देखिएगा आप, द एंशिएंट जीनियस आर्यभट्ट। ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी कि खगोलीय भी थे, खगोल पिंडों के बारे में भी बात करते थे, जानते थे, और मैथमेटिशियन भी थे। बहुत जबरदस्त काम किया इन्होंने। क्या क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने एक तो बता दिया कि भाई पाई यानी सरकमफेरेंस निकालने का इन्होंने इजाद कर लिया था उस जमाने में। इन्होंने बता दिया था कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पे घूमती है, ऐसे रोटेट करती है, तभी डे और नाइट बनते हैं। बहुत सारी चीज इन्होंने बता दी थी उस जमाने में। आज भी जो तरीका है हम सरकमफेरेंस या एरिया निकालते हैं, उन्होंने जो चीजें की थी वो आज भी उतनी ही जायज है। अब ये सवाल मैं आपके लिए रख रहा हूं। हमने तकरीबन 50 सवाल लिए और उससे हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया। मैंने कई जगह डिटेल बताने की कोशिश की है। तो ये जो 2 सवाल हैं, इनमें से कोई एक भी सवाल, इसका उत्तर अगर आप देंगे तो मैं इस बात यकीन से कह सकता हूं कि आपने ये पूरा चैप्टर समझ लिया है। ओके, इंतजार रहेगा मुझे। चलिए साहब, शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।